हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज ये सीडीपी की क्लास तीसरी है जिसमें हम लोग कोहलवर के सिद्धांत को देखेंगे। आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखें, इससे आसान लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार देखेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में उतर जाएगा। देखिए, ये इतना आसान भाषा में बनाया गया है जिससे कि बोलते हैं ना, कम पढ़े पर बेस्ट पढ़े, तो वही तरीका है। पूरा लेंदी नहीं बनाया गया है। इस नोट्स को शॉर्ट्स में बनाया गया है जिनसे कि प्रश्न पूछा जाता है। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। कोहलवर के सिद्धांत को बिल्कुल आसान इजी लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग नए हो, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, ये यूपी टेट, बी टेट जो भी एग्जाम होता है टेट से रिलेटेड, उन सभी में यह पूछा जाता है इस टॉपिक को। तो सीडीपी सबके लिए एक लेवल होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखें। शुरू तो सबसे पहला बात है कि कोहलबर्ग जो है वो किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो किस सिद्धांत के लिए? नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। और कहाँ के निवासी हैं? तो अमेरिकी निवासी। और इनका पूरा नाम क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, इतना अब हो गया। अब पहले कुछ 2-3 पॉइंट है जो कि इन्होंने कथन के रूप में कही है, इनसे भी प्रश्न बनता है। तो इन 2-3 पॉइंटों को देखते हैं। उसके बाद इनके जो सिद्धांत है, जो 3 अवस्थाएं बताई हैं, 6 चरण बताए हैं, उनको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि नैतिकता होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ मॉरलिटी? तो यह वह गुण होता है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। मतलब नैतिकता क्या है? हमारा एक गुण है जिसमें हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। इनका ये 1-2 कथन है जो कि बहुत फेमस है और ये पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें ये आपको मिल जाएगा। पहला है कि जब बालक जन्म लेता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना अनैतिक होता है। ये बिल्कुल बात सही है। बच्चा छोटा सा जन्म लेगा तो उसे क्या अच्छा बुरा पता रहेगा। दूसरा जो है कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जा सकता है। अभी बोली ना कि बच्चा जैसे बड़ा होता है, परिवार से कुछ अच्छी बुरी बातें सीखता है, कुछ धीरे धीरे स्कूल जाएगा, समाज में जाएगा, जितना मतलब वो सामाजिक परिवेश में जाता है उस प्रकार से उन बातों को ग्रहण करता है, सीखता है। ये हो गया। अब इनके सिद्धांत को देख लेते हैं। 2 नामों से पूछा जाता है। ये तो पहला सिद्धांत है नैतिक अवस्था का सिद्धांत तथा नैतिक विकास का सिद्धांत। मतलब नैतिक विकास के सिद्धांत को ही नैतिक अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। और इसका प्रतिपादन कब किए थे? तो 1969 ईस्वी में किए थे। और संशोधन कब किए? तो 1981 व 1984 में इसका संशोधन किया था। अच्छा, ये नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, ये जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, उनका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का मूल रूपांतर माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई है या फिर कितने चरण बताए हैं। तो 3 अवस्थाएं बताई हैं और 6 चरण बताए हैं। तो चलिए समझते हैं इन 3 अवस्थाओं को और 6 चरण को। देखिए, कोहलबर्ग की 3 अवस्थाएं जो उन्होंने दी, इन नामों को आप लोग जरूर याद करें और एज याद करें, क्योंकि अब क्या देता है, 3 इस तरफ दे देगा और एज दे देगा और फिर मिलाने के लिए इस प्रकार से अब क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत लेंदी तरह से पूछा जा रहा है, तो इसलिए हर पॉइंट्स को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा ना पढ़ें, वहीं पढ़ें जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। अब पहला क्या है? पूर्व परंपरागत अवस्था। इसको 4 से 10 वर्ष की अवस्था तक रखा गया है, यानी इसको इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है। दूसरा है परंपरागत अवस्था, जिसको कि कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, 10 से 13 वर्ष की उम्र में। तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसको कि पोस्ट कन्वेंशनल कहते हैं, और इसको 13 साल से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए कहा गया है कि इसमें नैतिक उनके गुणों को देखा जाता है। अब पहला हम लोग समझते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था को, जिसको कि 4 से 10 वर्ष में बांटा गया है उम्र में। अब जो कोहलबर्ग हैं, उन्होंने इसको 2 भागों में बांट दिया है। जो इन्होंने नैतिक तर्कना दी है ना, हिंज की स्टोरी करके, इन्होंने लगभग 11 कहानियाँ मतलब बच्चों पर प्रयोग किए थे, जिनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण इनकी कहानी थी वो थी हिंज की कहानी। तो उसको भी हम लोग आगे में समझेंगे, पहले इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं। देखिए, पूर्व परंपरागत अवस्था को 2 भागों में इन्होंने बांटा है। पहला क्या है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था, तथा दूसरा क्या है? अहंकार की अवस्था। मतलब जो 4 से 10 साल का बच्चा रहता है वो आज्ञा एवं दंड की अवस्था कहा गया है। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा रहता है तो दंड से बचने के लिए बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। ठीक है, इसमें इतना समझ में आ गया कि कोई बच्चा है वो अपने माँ बाप की बातें मान रहा है तो किस कारण से मान रहा है, या ये किस अवस्था में बताई गई है, किस चरण में ये बातें कही गई हैं। तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था में ये बातें कही गई हैं। इस अवस्था में बालक जो है वो दंड के भय से अच्छा व्यवहार करता, मतलब दंड से बचने के लिए अच्छे अच्छे गुण अपनाएगा, अपना सामान सही से रखेगा। किस लिए? ताकि हमें पनिशमेंट ना मिले। अब पूर्व परंपरागत अवस्था का दूसरा क्या है चरण? अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। अब इसमें क्या होता है? देखिए, इस अवस्था में बालक के अंदर जैसे को तैसा, यानी जैसे का तैसा की भावना आ जाती है। बच्चा 4 से 10 वर्ष का है, इसमें बच्चा स्कूल भी जाता है, टिट फॉर टैट वाली स्थिति आ जाती है। उसे लगता है कि जैसे उसने मेरा लंच खाया तो मैं भी उसका लंच खाऊं, या उसने मेरी पेंसिल ली तो मुझे भी उसका पेंसिल लेना है। मतलब यहाँ पर ये आ जाता है कि जैसे बताया, उसने जैसा किया वैसा मैं भी करूँगा।
यही बोल रहा है कि उसे लगता है कि मैंने उसकी इच्छा पूरी कर दी तो वो मेरा भी इच्छा पूरी करे। इसमें ईगो की भावना यानी अहंकार की अवस्था जागृत हो जाती है पूर्व परंपरागत अवस्था में। तो 2 चरणों को जरूर याद रखें कि बच्चा जब 10 वर्ष तक रहता है तो उसमें आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था पनपती है। 2 पॉइंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेज दिया है इन्होंने परंपरागत अवस्था। इसको 2 भागों में बांटे हैं, प्रशंसा की अवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इनको इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि प्रशंसा की अवस्था कब बच्चों में उत्पन्न होती है और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था कब उत्पन्न होती है। देखिए, तो ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। दो हम लोग पहले कर चुके हैं, आज्ञा एवं दंड और ईगो की अवस्था जो थी। अब इसमें तीसरा जो आता है वो है प्रशंसा की अवस्था। इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वो प्रशंसा पाने के लिए करता है। मतलब इस स्टेज को कितने से कितना तक रखा गया है, तो 10 से 13 तक रखा गया है। अब इसमें जो बालक होता है उसको लगता है कि हम ऐसा कुछ करें कि लोग हमारी तारीफ़ें करें, होता है ना इस उम्र में। आप घर में बच्चे देखे होंगे कि वो ऐसा काम करेंगे कि हाँ लोग भाई मेरी तारीफ़ करें, बुराई ना करें। तो यहाँ प्रशंसा की अवस्था जो है बच्चों में उत्पन्न हो जाती है, भाव उत्पन्न होता है। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब इस अवस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि पहले जो बालक व्यवहार करता था वो केवल प्रशंसा पाने के लिए इसमें करता था, लेकिन अब यहाँ पर यह बालक समझने लगता है कि जो सामाजिक नियम के विरुद्ध अगर कोई कार्य करेगा तो वो अनैतिक होगा। मतलब अगर सामाजिक नियमों के विरुद्ध कुछ भी वो करता है तो उसे दंड मिलेगा, वो अच्छा नहीं होगा, वो नियम के खिलाफ होगा। तो यहाँ पर यह समझ जाता है और नियमों को वो क्या करने लगता है, पालन करने लगता है। ठीक है, नियमों के विरुद्ध कोई भी कार्य करना अनैतिक होता है। यहाँ पर ये बच्चा क्या करता है, समझ जाता है। हो गया ये 2 पॉइंट की प्रशंसा की अवस्था। इसमें बालक करता है प्रशंसा पाने के लिए कोई भी कार्य करता है अच्छे से, और यहाँ पर ये समझ जाता है कि नहीं, सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है। अगर हम गलत करेंगे कुछ भी कार्य तो वो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा और समाज हमें दंड दे सकती है। अब लास्ट जो स्टेज है वो है उत्तर परंपरागत अवस्था। अब इसमें देखिए, पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था। इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। उत्तर परंपरागत अवस्था यानी ये 5वां चरण हो गया और लास्ट वाला होगा 6ठा चरण। सभी को इन्होंने 2-2 चरण में विभाजित किए हैं। इसमें बालक यह समझने लगता है कि अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो व्यक्ति और समाज के बीच का समझौता टूट जाएगा। इसीलिए इस अवस्था में बालक समझ जाता है कि समाज की सहमति से ही समाज के नियमों को बदला जा सकता है। देखते हो कि कोई भी पहले के रूढ़िवादी जो बच्चे हैं अब नहीं मान रहे बहुत सारी परंपराओं को, तो वो बड़ों को मनाने में लग जाते हैं। तो यहाँ यही बातें कही गई है कि मतलब समाज से मिल करके ही हम उस समाज की सहमति से ही हम उन नियमों को बदल सकते हैं। सामाजिक समझौते की अवस्था। ठीक है, अब अगला यहाँ 6ठा जो लास्ट चरण है वो है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इसमें विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। देखिए ये पॉइंट याद रख लीजिए कि इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था तक व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि सभी विषयों का ज्ञान हो जाता है और वो उस पर स्वयं विचार करने लगता है। क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है 13 वर्ष से अधिक का हो जाता है, यानी किशोरावस्था में वो आ जाता है। तो यहाँ पर उसे अच्छे बुरे, उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है और भौमिक सिद्धांत की अवस्था में उसको सब पता चल जाता है यहाँ पर कि कौन सा अच्छा है, कौन व्यक्ति बुरा है, कौन सा काम जो है खराब है और कौन सा काम अच्छा है। ये हो गया। ये थे इनके जो कोहलबर्ग थे उनके 3, तो ये कोहलबर्ग के 6 चरण और 3 अवस्थाएं थी जो कि उन्होंने बताया है और इनसे प्रश्न भर भर के पूछा जाता है। अब एक कहानी है हिंज की कहानी जो कि बहुत फेमस है और इन्हीं के ऊपर इन्होंने 2 तर्कनाएँ दी थी, 2 नैतिक दुविधा और 1 नैतिक तर्कना दी थी। तो इनको भी समझ लेते हैं। देखिए हिंज की कहानी में क्या होता है कि हिंज की जो पत्नी होती है वो बहुत बीमार होती है। शॉर्ट में ही बिल्कुल हम लोग समझ लेते हैं। हिंज की जो पत्नी होती है वो बहुत बीमार होती है, जिस कारण से डॉक्टर उसको क्या कहता है कि एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर ही इनकी बचने की जो दवा है वो मिल सकती है। हिंज पैसे लेकर के उस स्टोर पर जाता है, मेडिकल स्टोर पर, लेकिन जो वहाँ मेडिकल जो शॉपकीपर रहता है वो क्या कहता है कि उस दाम का 10 गुना, मतलब जो वो दवाई है उसका 10 गुना दाम मांगता है। तो हिंज के पास उतना पैसा नहीं रहता है, तो वो दुविधा में पड़ जाता है। वो सोचता है कि क्या करे, रात में चोरी करे या क्या करें, उसके पास पैसे भी नहीं रहते हैं। तो इसी कहानी पर उन्होंने 2 तर्क बताई हैं कि लास्ट में उसे क्या करना चाहिए। हिंज की कहानी पर ही बताए हैं। तो लास्ट में वो चुनता है कि नहीं, जेल हो जाए तो हो जाए, लेकिन बीवी की जान बचानी है, तो वो चोरी कर लेता है स्टोर से रात के समय में। तो ये कहानी था, छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी थी, जिसके ऊपर इन्होंने 2 तर्कनाएँ दी हैं। पहला है नैतिक दुविधा यानी मोरल डायलेमा।
अब मोरल डायलेमा में क्या होता है कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की स्थिति नैतिक दुविधा होती है। देखिए कहा गया है ना कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो पत्नी मर जाएगी। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, दुविधा हो रहा है व्यक्ति के बीच में। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोहलबर्ग ने बच्चों पर ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किए हैं ना, ये बच्चों के लिए ही है नैतिक आचरण जो है। तो उसका एक दोस्त डूब रहा है। अब बच्चों के सामने ये दुविधा रखते हैं कि तुम्हें भी तैरना नहीं आता है, तुम्हारा दोस्त भी डूब रहा है, तुम क्या करोगे उस स्थिति में? तुम जाओगे तो तुम भी डूब जाओगे और दोस्त को भी बचाना है। तो वहाँ पर बच्चे के अंदर क्या हो गई, नैतिक दुविधा उत्पन्न होगी कि वो करे तो क्या करे। उसी प्रकार से यहाँ हिंज के पास भी दुविधा हो जाती है, नैतिक दुविधा आ जाती है कि सही करे कि गलत करे। चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। ये होता है नैतिक दुविधा। अब दूसरा जो पॉइंट दिए थे इसी के आधार पर वो नैतिक तर्कना दिए थे, यानी मोरल रीजनिंग। अब सही और गलत में किसी एक को चुनना ही क्या कहलाता है, नैतिक तर्कना कहलाती है। जैसे कि अब इन दोनों में वो एक सही निर्णय जो लेगा, जो तर्क वितर्क करके, वही क्या कहलाएगा, नैतिक तर्कना कहलाएगा। जैसे कि हिंज ने चोरी को चुना कि चलो भाई पुलिस पकड़े तो पकड़े, चोरी करके दवा ले जाते हैं जिससे कि पत्नी की जान बच जाए। तो ये था कोहलबर्ग का सिद्धांत पूरा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, है ना। चलो पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार की CDP की क्लासेस आती रहेंगी और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी लाती रहूँगी। थैंक यू।